गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट किए थे और उस वाले पोर्शन में आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मेटल अपना वैकेंट एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इस कैटेगरी में बांट करके, और वहां बताया था कि अगर NH3 और Cn अगर ये प्रेजेंट हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और H2O और हैलोजन अगर प्रेजेंट हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। आपको ये सीट याद होगा, आपके पास में भी लिखा हुआ होगा। इसमें आप देखो, एक तरफ में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और दूसरी तरफ में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ये NH3 Cn यानी कि डायरेक्ट अगर निकालना हो कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू को और लिगेंड के नेचर को देख करके बता सकते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ये है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और ज्योमेट्री कैसा होगा, यानी कि डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उसके बारे में बताते हैं। अगर मान लिया कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 4 हो तो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो इनका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा या फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो या तो इनका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होगा या तो फिर sp3d होगा, और अगर 6 रहा तो या तो इनका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो जहां पहले D आ रहा है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, इनर ऑर्बिटल। और इनर ऑर्बिटल कहां पर होगा, जहां लिगेंड NH3 और Cn हो। sp3d sp3d2 होगा, सॉरी यहां sp3d2, इन सब में D लास्ट में आ रहा है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है अगर वीक फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड जैसे कि हैलोजन हो या फिर H2O हो तो वीक फील्ड लिगेंड का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे अगर मान लिया कि हम एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं Fe H2O6 और 3+, और दूसरा है Fe NH3 और 3+। इन दोनों को गौर से आप देखो, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है। दोनों जगह पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। तब आप लिगेंड का नेचर देखो, यहां पर H2O है, ये वीक फील्ड लिगेंड में आता है और वीक फील्ड लिगेंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि इस जगह पर इनका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2 और इस जगह पर इनका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3। यानी कि बाकी बगैर कोई आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। इन दोनों में ज्योमेट्री तो सेम होगा, लेकिन अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो DsP2 में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आ जाता है और sp3 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यही है। एक चीज और ध्यान देना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ही हाइब्रिडाइजेशन का ऑप्शन है, या तो वो DsP2 होगा या sp3 होगा, और उतनी ही ऑर्बिटल्स के लिए, उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को होम्स रूल के अनुसार से वायलेट करेंगे या फिर वैकेंट ऑर्बिटल सेलेक्ट करेंगे। तो इस अनुसार से आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और किस तरीके का ज्योमेट्री आएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जहां पे थोड़ा अलग कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। आप एक चीज मान करके चलोगे
जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है। तो एक ही थ्योरी सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इंफॉर्मेशन कुछ और दे रहा है और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन कुछ और हो रहा है। अगर वो डाटा वैरी कर रहा है तब उस कंडीशन में फिर एक नई थ्योरी का फॉर्मेशन किया जाता है, तो फिर किसी दूसरे थ्योरी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बात डिस्कस की है वहां पर, लेकिन अब कुछ वैसे मॉलिक्यूल्स को लेकर चलेंगे जहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कुछ अलग कंसेप्ट किस तरीके से काम करेगा। जैसे आप में से कई लोग ये क्वेश्चन पूछे भी, मैसेज किए थे और हम बताएं कि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। जैसे CrNH3 और ये 3+, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इनका ज्योमेट्री पता करना है, मैग्नेटिक बिहेवियर पता करना है। अब अगर डायरेक्ट मेथड का कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना है, 6 और NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, D2sp3। यही हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 में सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो D2sp3 या फिर sp3। लेकिन पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में जैसे हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बना करके बनाए थे, उस तरीके से अगर बनाते हैं तो कैसे करना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहाँ 6 है, 1 × 6 यानी कि ये वैल्यू 6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आप सेंटर मेटल का, जैसे निकालते थे क्रोमियम का X + 0 × 6 = +3, यानी X का वैल्यू आ गया +3। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद कीजिए, क्रोमियम और कॉपर में हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया था, तो यहाँ याद आएगा आर्गन 3d5 एंड 4s1, ये अरेंज करके हम लिख दिए। अब आपको अगर Cr3+ का लिखना है तो अब ये वैल्यू आ जाएगा आर्गन 3d, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी 3d3। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना, आर्गन 3d, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 4s और यहां 4p, 3d3, 1 2 3, यहां 4s और ये 4p। इन CrNH3 3+, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ 2 इनर डी ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब एक कंसेप्ट और डालोगे आप ध्यान में कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हुंडसुल के अनुसार से पेयर्ड करते हुए हम लोग तब लिखते हैं जब जितना डी ऑर्बिटल चाहिए उतना अगर अवेलेबल है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल जितना चाहिए उतना ऑलरेडी अवेलेबल है तब इसको पेयर्ड अप करने का जरूरत नहीं, यानी कि तब उसे फोर्स नहीं करेगा। यानी अगर ये 2d ऑर्बिटल, हमें 2d ही चाहिए और ये दोनों ऑलरेडी वैकेंट हैं तो इसलिए पेयर्ड नहीं होगा। वही अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन होते यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करते हुए लिखना है। यानी कि एक एडिशनल कंसेप्ट अब यहाँ पर आप डाल दोगे कि पेयर्ड तब करेंगे अगर हमारा रिक्वायरमेंट जितना है उससे कम रखेंगे। अगर उतना है हमारे पास में तो फिर पेयर्ड करने का जरूरत नहीं है। यानी कि इस कंडीशन में अब इनका ये ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 4s और ये 4p, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ तो इनका हाइब्रिडाइजेशन D का 2, S का 1 और P का 3, तो इन्हें कहा जाएगा D2sp3। यानी कि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन
अब नेचर आप देख सकते हो कि पारामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पारामैग्नेटिक नेचर का होगा। और जब पारामैग्नेटिक है तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, तो 3 प्लस 2 रूट अंडर 15, तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यूज किया हम लोग, जहाँ पर अलग कंसेप्ट आया। दो तीन और एग्जाम्पल है जहाँ पर अलग अलग कंसेप्ट होगा, उन सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, इसे भी आप नोट करें। अब एक और एडिशनल कंसेप्ट पे बात करते हैं हम लोग। कॉपर के केस में भी इसी तरीके से एक और कंसेप्ट अप्लाई होता है। जैसे कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है Cu NH3 और यहाँ 2+। अब फिर पहले जो अभी बताया था स्टार्टिंग में, उसके अनुसार से आप देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना है 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो DsP2 होगा या फिर sp3 होगा। चूंकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, इनर ऑर्बिटल है ये, तो इस कंडीशन में DsP2 होगा। यानी आपको उस तरीके से अरेंज करना होगा ताकि इनका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ जाए। अब देखते हैं यहाँ पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कॉपर का। X प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू +2। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इनका आएगा आर्गन 3d10 एंड 4s1, 3d10 4s1। अब इसके बाद में अगर Cu2 प्लस का कन्फिगरेशन लिखना हो तो ये कन्फिगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d9। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। आर्गन 3d 1 2 3 4 5 4s 4p 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी का ये 4s और 4p, ये हो गया 3d9 इन Cu NH3 2+। अब ये देखो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए n इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करता है, फोर्स करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बचा हुआ है, अब कोई अनपेयर्ड रहता तब तो ये फोर्स करते इसको, तब तो ये अंदर की तरफ में शिफ्ट करता। और चूंकि NH3 है तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसे बनना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है। जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है उसके अनुसार से इसका ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। तब स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए ये D को अगर इन्वॉल्व करोगे यहाँ पर, यहाँ DsP2 ये ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी देखो एक अलग कंसेप्ट आ रहा है, इसीलिए बताया कि आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जहां पर अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था उसको तो पिछले क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी अब इस जगह पर आपको, यानी मेन पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है और इसको लेकर के बाकी के एलिमेंट को करना होगा। यानी यहां ये आ जाएगा आर्गन d ऑर्बिटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ ये S और ये P, 4 पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये पेयर लिख दी, यहाँ पेयर हो गया। इस जगह का ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। ये 3d9 था, ये 4s, ये 4p, और यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर शिफ्ट कर गया।
इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कहा जाता है। यही जगह पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट किया, तो अब इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इस कंडीशन में इनका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। तो दोनों केसेस में आप देखिएगा कि हमें क्या चाहिए। क्रोमियम वाले केस में हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए था d2sp3, तो d का अगर 2 वैलेंट ऑर्बिटल है तो ठीक, अगर नहीं है तो उसको पेयर्ड करेंगे। दूसरे वाले केसेस में हमें चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन dsp2, अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ठीक, अगर नहीं है तो वैकेंट d ऑर्बिटल क्रिएट करेगा वो, और जब क्रिएट करेगा तो वहां का इलेक्ट्रॉन वो आगे की तरफ में शिफ्ट कर गया, जो अनपेयर्ड था वो आगे की तरफ में शिफ्ट कर गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी हो गया जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को सपोर्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ अलग सीखने के लिए मिलेगा। जैसे इस जगह पर एक पार्ट है FeCO5। इसके बाद जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CO कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, यानी कि NH3 और CN की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब CO भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो जब CO इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू है, तो इस कंडीशन में इनका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए dsp3, यानी इसी पॉइंट को ध्यान में रख करके हम लोग बनाएंगे। FeCO5 पेंटा कार्बोनिल है। अब पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आयरन का X कार्बोनिल लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है 0 और यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 हो गया। इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 है। ये सेंट्रल मेटल एटम के रूप में काम कर रहा है। याद करो फर्स्ट वीडियो इसका कि अगर सेंट्रल मेटल के ऊपर में कोई ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू आ रहा है देन इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन, और अगर वो न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 है, तब उसे सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अरेंज करने के बाद आता है आर्गन 3d6 एंड 4s2। 3d6 4s2 एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। आर्गन 3d 1 2 3 4 5 4s और 4p। 3d6 4s 4p 1 2 3 4 5 and 1 6 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। इन FeCO5 ये इनर ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तब इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करके लिखेंगे। हमें चाहिए D। अब इस जगह पर आप गौर से देखो, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 4s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 and 2 कितना हो गया 8। इनर ऑर्बिटल है, होल्स रूल के अनुसार से अगर पेयर्ड करते हुए लिखते हैं तो 6 and 2 8 होगा, तो 2 4 6 and 2 8, यानी कि यहाँ तक में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब एक वैकेंट d ऑर्बिटल मिल जाएगा, और आपको चाहिए भी क्या, एक वैकेंट d ऑर्बिटल। अगर वो नहीं मिलता तो फिर हम लोग आगे जंप कराने की कोशिश करते कि हाँ वहां शिफ्ट करने पर होता है या नहीं होता है। तो अब अगले स्टेप में इस 6 and 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर्ड करते हुए लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ 4s, इस जगह पर 4p। अब टोटल 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से ये इन्वॉल्व हो गया हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ ये आ गया 3d8, ये पार्ट हो गया 4s,
ये 4p और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग लिखेंगे DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। आप इस वैकेंट ऑर्बिटल में चाहे तो कार्बोनिल लिगेंड का जैसे पहले लिखते थे, चूंकि सिर्फ स्पेशल कंडीशन पे डिस्कस कर रहे थे तो इसलिए बाकी सभी में हम ये क्रॉस नहीं किए। आप चाहें तो इसमें सब क्रॉस कर सकते हैं। बाकी पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल लिगेंड बना है, तो ये Fe के साथ में था। तो आप देखे होंगे कि जो लिस्ट दिए हुए हैं तो उसमें FeCO5 को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, लेकिन एक और CO है जो निकेल के साथ में है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में रखना पड़ा है और उसके पीछे का रीजन बताते हैं आपको कि क्यों रखना पड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं एक और निकेल टेट्रा कार्बोनेट, इस कॉम्प्लेक्स का NiCO4। ये आपको याद होगा, ये हम लोग जनरल प्रिंसिपल में ही पढ़े थे निकल के प्यूरिफिकेशन में, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वहां पर भी आया था कि निकल को प्यूरिफाई करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल का वेपर बनता है और इम्प्योरिटीज बचा हुआ रह जाता है। यहाँ पर इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x प्लस 0 × 4, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4:3d8 होता है। अरेंज करने के बाद ये आ जाएगा 3d8 4:2। चूंकि इसके ऊपर में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो अब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। आर्गन 3d, d का 5 ऑर्बिटल 2 3 4 एंड 1 5 4s और यहाँ 4p। 3d8 4s 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8 4:2 में 1 2। अब देखो CO4 NiCO4, अभी हम लोग पढ़े ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा, अंदर की तरफ में दबाएगा। इनर ऑर्बिटल है। अब पहले वाले में और इस वाले सिचुएशन में क्या फर्क है? डिमांड तो ये भी करेगा D का। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 2 कितना हो गया 10। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे तो ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा पेयर्ड करने के बाद में। अगर कहीं पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो वो जंप करके आगे की तरफ में बढ़ सकते हैं, लेकिन पेयर्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। आप पढ़े भी होंगे हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल फॉर्म में होता है, तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन को फिर एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, ज्यादा एनर्जी देने का जरूरत पड़ता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो चूंकि ये इनर नेचर का है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा। तो जब ये पेयर्ड करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। आर्गन देखो यहाँ 8 और 2 कितना हो गया 10। इसके पहले वाले एग्जांपल में 3d6 4:2 था, यानी 8 इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 4s 4p। अब ये 3d10 4s 4p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर जो बचा हुआ है उसके अनुसार से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल आप सिलेक्ट करोगे। तो ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल के अनुसार से इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है sp3।
ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा, टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है इसलिए डायमैग्नेटिक होगा। अब एक चीज और दिखाना चाहते हैं आपको, इस वाले पार्ट में देखो दोनों जगह पर CO था, FeCO5 में भी और NiCO4 में भी। तो इसको आउटर ऑर्बिटल में क्यों रखें, जबकि यहां पर लिख रहे हैं इनर ऑर्बिटल। ध्यान से समझना, पहले बताया कि ये टेबल देख करके आप डायरेक्ट ये बता सकते हो कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर इसे हम NiCO4 को इनर ऑर्बिटल वाले में रख देते तब तो आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं DsP2, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3 है। ये इनर ऑर्बिटल, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका कौन सा आ रहा है, sp3। ये एक अलग कंसेप्ट हो गया। तो इस वजह से ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने में कंफ्यूजन ना हो, इसे हम इनर ऑर्बिटल में ना रख करके कहां पर रखते हैं, आउटर ऑर्बिटल, जबकि सब कुछ हो रहा है कहां पर, इनर ऑर्बिटल के जैसा। क्योंकि अगर आउटर ऑर्बिटल को लेके चलते तो फिर यहीं से सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये पेयर्ड अप कर रहा है इसलिए क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। तो आज जितना हम लोग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन सब में कुछ न कुछ अलग अलग कंसेप्ट आया है, और इसलिए इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस ही नहीं किए, बात ही नहीं। पिछले वाले में वो सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए जो बिल्कुल एकदम एक कंसेप्ट पर बनने वाला था, और उसके बाद जहां जहां पे अलग कंसेप्ट आ रहा था उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। आप साइड बुक में भी देखोगे, NCERT में तो बहुत कम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इसके बारे में, साइड बुक में भी देखोगे तो एक्सप्लेनेशन कमी, बट सोल्व किया है क्वेश्चन को, तो वहां पर भी आपको ये मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करना है, पहला कंसेप्ट ये कि हाइब्रिडाइजेशन को देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार से कि हमें चाहिए क्या और कहां कहां पर आ रहा है। जैसे क्रोमियम के जितने सारे केसेस होंगे उन सब जगह पर एक्सेप्शन आएगा। जैसे अगर क्रोमियम का ये क्वेश्चन सोल्व करते हो, CrH2O6 और यहां पर 3+, तो इस कंडीशन में क्रोमियम का 3D3 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 4s और इस जगह पर 4p। ये H2O है, वैकेंट डी ऑर्बिटल सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा और बाकी का इसका 2 ऑर्बिटल खाली ही होगा। इस जगह से sp3d2 को सिलेक्ट करेगा। तो आप बनाओगे इसको फिर से, CrH2O6 3+ का जब आप बनाएंगे तो चूंकि H2O आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बनना है हमें sp3d2। तो यहाँ 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन अगर इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये इनर ऑर्बिटल वाले कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन इसे रखना है कहाँ, आउटर ऑर्बिटल वाले में। तो ये 2 खाली ही रह जाएगा और उसके बाद फिर आप इसे सिलेक्ट करोगे, ये बन जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्विंग कर देते हैं। CrH2O6 और 3+, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा X+ 0 × 6 = +3, X = +3, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अरेंज कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो आर्गन 3d5 4s1। अब Cr3+ का अगर लिखते हैं तो यहाँ ही आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो 1 यहाँ से 2 यहाँ से, तो आ गया 3d3। और ऑर्बिटल डायग्राम बना, आर्गन 3d 1 2 3 4 5 4s 4p 4 3d3 4s 4p 4p 1 2 3, ये हो गया। अब बाकी का ये खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब CrH2O6 और 3+, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है, sp3d2।
तो sp3d2 के लिए हमें यहाँ से ये वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना होगा। तब इस जगह पर आर्गन इनका ये वैकेंट ही रह जाएगा 1 2 3, ये 3d3 हो गया, 4s 4p 1 2 3 4 5, ये 4d 4d 4p और ये 4s। अब यहां से ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। sp3d2 अब H2O इनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सॉरी d2 sp3d2, तो D का यहीं तक आ गया sp3d2, तो H2O 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 और H2O, ये 6 लिगेंड हो गए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का। तो यहाँ भी देख रहे हो आपकी कुछ अलग स्पेशल कंडीशन आ रहा है, तो इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एवरेज लेवल का ही होता है, बट है ये क्वेश्चन जानना भी चाहिए आपको, तो कुछ एक जगह पर ही है। मैं आपको ये हेल्प करेगा जो आज स्टार्टिंग में बताया, देख लो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और उसी के अनुसार से बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन आप बनाए हैं तो एग्जामिनेशन में बन जाएगा। पहले भी हम आपको बताए हैं कि वीडियो देख करके पढ़ाई नहीं होता है कि हाँ वीडियो देख लिया और पढ़ाई हो गई, उसके साथ वर्क करना पड़ेगा। हाँ, एक एडवांटेज आपके पास में बाकी रेगुलर क्लासेस और अभी में ये है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार में रिपीट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ हम यहाँ वीडियो में बताते हैं कि इस जगह पर फोकस करो, देखो ये पॉइंट है, आपको आश्चर्य लगेगा कि वही क्वेश्चन वही पॉइंट स्टूडेंट कुछ लोग पूछते भी, वही क्वेश्चन पूछते भी, फिर हमें बताना पड़ता है कि वीडियो में जाकर के देखो उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन किए। जहां कहीं भी क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा सा कहीं डाउट हुआ, मैसेज कर दिए कि सर क्वेश्चन नंबर ये, आप देखो तो कि वो बन सकता है या नहीं बन सकता है। थोड़ा साइड बुक पर आप देखो, थोड़ा दिमाग यूटिलाइज कीजिए। हमें पता है इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो कि आपको कहाँ परेशानी हो सकता है, एक्सपीरियंस के अनुसार से कहाँ आपको हेल्प का जरूरत पड़ सकता है तो वो देते हैं। लेकिन थोड़ा जब सिंपल क्वेश्चन है जिस जगह पर हिंट्स का जरूरत नहीं है वो बनाइए। और दूसरा चीज एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे साथ में चलिए। साथ में चलने का मतलब जैसे अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहे हैं तो आपका क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही आना चाहिए। अब आप आइसोमेरिज्म से आज पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कब आप पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ नहीं रहे हैं। और जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट कर देंगे तब आपका क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का होगा। और फिर जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का होगा। तब तो आप पिछड़ते ही चले जाएंगे, तब तो फिर आपका लिंक ब्रेक कर जाएगा। आप बिल्कुल साथ में चलिए। अगर किसी वजह से कोई क्लास छूट गया है, मिस कर गया है, तो छोड़िए उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि हमें इसे कवर अप करना है, साथ में चलना है। यानी आज जो बताए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पर जहां आप अटक रहे थे, आप में से कई लोग का ये क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर में आप फोकस करो। एक बार दो बार एग्जाम्पल को फिर से आप रिपीट करके देखिए, क्योंकि इन सब जगह पर समझाना ही ज्यादा था। अब इसके बाद में आप लिमिटेशंस देखेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कई लिमिटेशंस था। एक दो तो ये लिमिटेशंस वाले पोर्शन में ही आएगा कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस और यहाँ जो बना रहे उसमें डिफरेंसेस आ जाता है। कई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कलर्ड नेचर के होते हैं, कुछ कलरलेस होता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहीं पर कलर के बारे में बात नहीं किया गया कि कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। वही इसके बाद वाला पार्ट जो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ये पॉइंट आएगा। तो मंडे को हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि लास्ट टॉपिक आप कह सकते हो कंसेप्चुअल में 2 दिन लगेगा। मंडे को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वेडनेसडे को बाकी का रेस्ट पोर्शन, जैसे छोटा छोटा टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस,
इन सब के बारे में डिस्कस करके इसको खत्म करेंगे। यानी कि 2 क्लास और लगेगा इस चैप्टर में। तो साथ में चलिए आप थोड़ा सा मंडे के लिए आप प्रिपेयर्ड होकर के रहिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में किस तरीके से बताया गया है, क्योंकि वहाँ जो आप डायग्राम बनाएंगे वो कुछ अलग तरीके से आएगा। T2G, EG, ये कुछ अलग तरीके का टर्म आएगा। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये सारा टर्म आएगा, तो उसको डिस्कस करना है। और उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा स्पीड जानबूझ करके कंट्रोल करना पड़ रहा है। एक तो कुछ लोग का स्पीड कम है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सिलेबस को लेकर के आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, सीबीएसई ये कह रही है कि सिलेबस को शॉर्ट किया जाए, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है अभी तक कि कहाँ से कम किया जाएगा। डर तो ये लगता है कि जितना मेहनत अभी किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कर रहे हैं, आकर के आगे आगे नोटिफिकेशन अगर ये आ जाए कि ये चैप्टर नहीं आ रहा है, सोचो कैसा लगेगा। आपको भी लगेगा, मेरे लिए भी खराब होगा, क्योंकि आपके आधे घंटे के वीडियो बनाने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। आपका ये वीडियो बना रहे हैं, इसी वक्त में अगर किसी का मैसेज आ जाता है, मोबाइल से ही बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सन तो है नहीं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में काम करना पड़ता है। अब हम यहाँ बोर्ड पर उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ वहाँ वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, और फिर जाकर के देखते हैं तो पता चला कि वो 1 मिनट के बाद में ही रुका हुआ है। क्यों? तो कोई मिस्ड कॉल आया हुआ था, तो कोई मैसेज आया हुआ था, इसकी वजह से वो रुका हुआ है। तो ये सब कुछ टेक्निकल परेशानी है, लेकिन फिर भी जहाँ तक बेहतर हो सकता है वो वहाँ से हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर क्लास से आपका स्पीड कम नहीं है, क्योंकि इस जगह पर आपका ये 30 मिनट 40 मिनट्स का ये जो वीडियो बना करके देते हैं, क्लास में भी इतना ही पढ़ाते हैं, इतना ही टॉपिक होता है। वो 1.25 घंटा का क्लास होता है, उसमें आपको नोट करने में टाइम लगता है। यहाँ आपको नोट करने का तो टाइम नहीं दे रहे हैं, लगातार हम बोल ही रहे हैं। आप जब न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं उस वक्त तो हम रुके हुए होते हैं, तो रुका हुआ ही टाइम जो है वो बाकी का आपका 20 मिनट 25 मिनट चला जाता है, जो यहाँ पर वो कम करके देता है। तो खैर, अब ये तो इनऑर्गेनिक का हम लोग जो है वो सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक छोड़ करके बाकी पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आगे कुछ सोचेंगे, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाकी देखते हैं सिलेबस कहाँ से कम करता है, क्या हटाता है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिए एडवांस में चलने का, साथ में चलने का। ठीक है, अगर सिलेबस क्लियर कर दे कि हाँ ये टॉपिक है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके हम लोग एग्जामिनेशन तक में रिवीजन वगैरह के लिए टाइम निकाल सकें। उसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।